समझ गए? यानी इसका मतलब क्या है कि एड्स के अकॉर्डिंग लोगों को जागरूक कर दे, लोगों को बता दे कि एड्स कैसे होता है। बात समझ गए? Yes. यूज सेफ पीरियड, यूज सेफ पीरियड, मैम यू सेव ब्लड सेफ, लिखवाया था सॉरी आपने यूज, पीरियड। हाँ सॉरी गलत बोल दिया हमने। यूज सेफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, यूज सेफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, यूज सेफ ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। यानी जो ट्रांसफ्यूज करना है ब्लड वो सेफ होना चाहिए, अगर बहुत नीड पड़े तो, अदरवाइज ट्रांसफ्यूजन करना ही नहीं चाहिए। बहुत नीड पड़ रही है, ऑपरेशन चल रहा है, कोई मेजर ऑपरेशन है, उसमें हमको नहीं मिल पा रहा ब्लड, तो करो, अदरवाइज मत करो। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, यूज ऑफ डिस्पोजेबल निडल्स, यूज ऑफ disposable needle and syringe, use of disposable, use of disposable needle and syringe, use of disposable needle and syringe। हो गया, यूज ऑफ डिस्पोजेबल निडल एंड सिरिंज। Yes, ma'am. नेक्स्ट, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड free distribution of condoms, free distribution of condoms। नेक्स्ट, जो सारे पॉइंट्स के अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड्स से बचने के लिए, बाकी ये सब तो ऐसे ही है। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, अगर हम ड्रग्स लेना बंद कर दें तो नॉर्मल सी बात है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हम लोग अनकॉन्शियसनेस नहीं रहेंगे, अपना डिसीजन हम खुद ले सकेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। बात समझ गए? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हुआ प्रिवेंशन का। Yes, ma'am. और ये तो बात जानते ही होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया है जिसमें एड्स का सिंबल दिया गया नैको। नैको एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नैको है वो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एड्स का जो रिबन है वो बनाया गया है और एड्स के सिंबल को रेड बना दिया गया है। सिंबल जो बनाया गया है एड्स का, वो नैको ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। नैको का फुल फॉर्म सबको पता है ना? कैंसर का है पिंक वाला, कैसा पिंक? वो पिंक रिबन भी होता है ना शायद, जो रेड के साथ पिंक, एक तो रेड है और एक पिंक भी होता है ना। नहीं, रेड तो इसका है, कैंसर का अभी तक ये सिंबल तो नहीं पता है कि कैंसर का कोई सिंबल है। हाँ, डेड लाइन के लिए रेड है, अगर डेड से थोड़ा पहले है तो रिबन का यूज कर सकते हैं, वरना डेड लाइन के लिए रेड है। और ये रेड सिंबल, इसका बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। रेड सिंबल बनाने का मीनिंग है कि इलाज बीमारी है, बस। नैको का जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। नैको का फुल फॉर्म सबको पता है ना? नैको का फुल फॉर्म पता है कि नहीं? कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, सिचुएटेड, हेडक्वार्टर ऑफ नैको, हेडक्वार्टर ऑफ नैको, नैको इज सिचुएटेड, नैको इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर्स ऑफ नैको इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। हो गया? अब जरा देखो, ये एड्स
देखो यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे, अच्छा हाँ एक काम और, हमने एड्स का फ्लो चार्ट भेज दिया कि नहीं भेजा? एड्स का फ्लो चार्ट भेज दिया कि नहीं भेजा? आप लोगों से बोले थे कि हम एड्स का डायग्राम भेजेंगे, भेजा कि नहीं भेजा? नो मैम, अभी नहीं। अभी नहीं भेजा ना, अभी हमको याद दिला देना क्लास एंड करते करते, तो हम अभी भेज देंगे, ठीक है? तो एड्स, कैंसर और ड्रग एब्यूज, यानी आधे से ज्यादा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। और उधर डिसीज, तो 75% चैप्टर कंप्लीट हो गया। 75% चैप्टर कंप्लीट हो गया, यस हो गया ना? अब आ जाओ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, यस मैम, it डालिए। play an important role in it play an important role in it play an important role in it play an important role in an important role in it play an important role in allergic reaction, autoimmune disease, allergic reaction, मतलब itching, sneezing, allergic reaction, autoimmune disease, जैसे थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड का सुसाइड कर लेना, थायराइड कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, autoimmune disorder, and organ transplantation, and organ transplantation, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी हम लोगों का इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और वो रोल होता है क्या है कि अगर डिसीज हम लोगों की रेजिस्टेंट, मतलब बॉडी रेजिस्टेंट नहीं हुई, तो हम किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते बॉडी के अंदर। वो ऑर्गन हमारे लिए रिएक्टिविटी शो करेगा। जैसे ही ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमारी बॉडी तुरंत हाईलाइटेड हो जाएगी, तुरंत रिएक्शन शो करेगी। तो इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा कि अपनी बॉडी को रेजिस्टेंट कर लेना पड़ेगा कि आपके पास कोई एक फॉरेन एजेंट आने वाला है और आप इसको एडजस्ट करने की कैपेसिटी कंटेन कर लीजिए। बात इतनी क्लियर हो रही है कि सपोज दैट कि हमको किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, मेरी किडनी तो है नहीं, किडनी कहीं और से आई है, और वो किडनी जो आई है कहीं से, वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन होगी, चाहे वो मेरी रिलेटिव की हो या मेरे सगे भाई बहन की हो। तो वो फॉरेन एजेंट को रिजेक्शन शो करेगा, तो ये किडनी बेकार हो जाएगी। ट्रांसप्लांट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन दे देंगे जिससे ऑटो इम्यूनिटी मेंटेन हो जाएगी, और जो किडनी है वहां वो सही से वहां पर प्लेस्ड हो पाएगी, बेकार नहीं होगी। क्योंकि हमारी बॉडी तुरंत रिएक्टिव होती है फॉर फॉरेन एजेंट, हमारी बॉडी तुरंत रिएक्टिव होती है फॉर फॉरेन एजेंट, फॉरेन एजेंट के लिए हमारी बॉडी तुरंत रिएक्टिव होती है। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, इट इंक्लूड्स लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यूज, it includes lymphoid organ, tissues, it includes lymphoid organ, tissues, cells and soluble molecules, cells and soluble molecules like antibodies, soluble molecules like antibodies, soluble molecules like antibodies, like antibodies। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इस इम्यून सिस्टम के अंदर सब हेडिंग है लिम्फोइड ऑर्गन, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट 12। और लिम्फोइड ऑर्गन के नेम फॉर नीट, लिम्फोइड ऑर्गन, यस मैम। in the lymphoid organ
in the lymphoid organ, maturation, origin and proliferation of lymphocyte cells occurs. In the lymphoid organ, maturation, proliferation and origin of lymphocyte cells occur. Origin of lymphocyte cells occurs. यानी लिम्फोइड ऑर्गन ही वो टारगेट पॉइंट है जहां पर लिम्फोसाइट सेल्स मेच्योर होंगी, लिम्फोसाइट सेल्स बनेंगी, लिम्फोसाइट सेल्स का सारा काम होगा, वो ऑर्गन ही मेच्योर है। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस मैम, हो गई कि नहीं बच्चों? ना लिम्फोइड ऑर्गन अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द लिम्फोइड ऑर्गन, तो वो बताएंगे इट इज द ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स। ये वो ऑर्गन है जहां से ये सारे प्रोसेस चल रही हैं। यानी अगर दो क्वेश्चन दो टाइप से पूछा गया, लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड वेयर, तो आर फॉर्म्ड वेयर तो बताएंगे लिम्फोइड ऑर्गन। बात समझ गया? उसके बाद नेक्स्ट लिखो, इट इज ऑफ टू टाइप। मैम एक बात इट इज पूछूं ऑफ इन, कि हाँ पूछो। ये मैम लिम्फोइड हाँ, पूछो। ऑर्गन तो मैम ये ऑर्गन का होता है मैम? ये तो ब्लड में घूमता है, वो बीच में घूमता है ना मैम, जो लिम्फोइड फ्लूइड होता है। नहीं नहीं, जैसे मान लो एक कोई जैसे ब्लड ब्लड पूरे बॉडी में घूम रहा है, तो उसका एक फॉर्मेटिव स्टेज है ना कि बोन मैरो में बन रहा है तो बॉडी में घूम रहा है। तो मैम बोन मैरो तो की ऑर्गन हुआ भी वो? तो कहीं बन, ओरिजिन पॉइंट हुआ जहां से ब्लड बन रहा है, वो ब्लड का ओरिजिन पॉइंट है। यानी ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो से हो रहा है। हमारी बॉडी में तो अगर देखा जाए तो 92% पानी ही है। अगर ब्लड में ये जो फ्लूइड चल रहा है, उसमें हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन से कंज्यूम करता है, दोनों रिएक्ट करते हैं, तो जो हीमोग्लोबिन का कलर है वो क्रिस्टल वाले ब्लड कलर में चेंज हो जाता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आयरन ऑक्साइड को हम लोग ब्लड देने लगते हैं, है तो वो पूरा बॉडी फ्लूइड है। इसके लिए भी एक ओरिजिन पॉइंट, ऐसा तो है नहीं कि ब्लड भर दिया हमने कहीं पंप से, तो इसके लिए भी एक ओरिजिन पॉइंट जिसका नाम है बोन मैरो, रेड बोन मैरो। वहां से ब्लड बन रहा है लगातार, वहीं पे सेल्स बन रही है लगातार। वैसे ही लिम्फ वैसे लिम्फ जो है हम लोगों का पूरी बॉडी में फ्लूइड के फॉर्म में रन कर रहा है, लिम्फोसाइट सेल्स में, लैक्टियोलर सेल्स में जा रहा है, लेकिन कहीं से बन तो रहा होगा, तो जहां से बन रहा है वो हम लोगों की लिम्फोइड ऑर्गन है। जैसे थायराइड है, थायराइड जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड जब अडल्ट नहीं होते हैं, बचपन होता है, तो थाइमस ग्लैंड बड़ी होती है, जैसे जैसे बड़े होते हैं थाइमस ग्लैंड छोटी होती जाती है। थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी को मेंटेन करने का सबसे बड़ा कॉज थी। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट पावर अगर किसी की तेज है तो न्यूली बॉर्न बेबी की सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट पावर, अगर उसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जबकि वो अभी इन्वायरमेंट में आया है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इन कंपेरेटिव टू हम लोगों के स्ट्रांग है। हमारी इम्यूनिटी आप लोगों के कंपेरेटिव में वीक है। हमसे बड़े जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी हमसे भी वीक है, और जो बाबा दादी या बिल्कुल 85 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, उनके पास इम्यूनिटी है ही नहीं। जितना खाएंगे उतना चलेंगे, कुछ प्रोडक्शन नहीं, अब तो वो सेनेसेंस में आ गए ना, बल्कि सेनेसेंस से भी ऊपर हो गए वो तो 80 को क्रॉस कर गया तो बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। 80 क्रॉस कर गया तो वो कब मर जाएगा पता नहीं, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो पता नहीं कि वो कब मर जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं जिसको कोई बीमारी नहीं होती है और उसको सडनली बीपी हाई होता है और हार्ट अटैक ही होता है, कार्डियक अरेस्ट, हंसते खेलते चल देते हैं। तो उस कंडीशन पे इम्यूनिटी उनके पास कुछ नहीं है। अब अगर हम मेडिसिन भी दे दें, अगर एंटीबायोटिक भी दे दें, तो जितना देंगे उतना ही असर करेगा, बाकी अपने अंदर का कोई कैपेसिटी नहीं कि हम फाइट कर सकें। यस मैम, आ गया। बात क्लियर हुई है ना? यदि कोई ना कोई ऐसा ओरिजिन पॉइंट हमारी बॉडी का है, जैसे मिजोरम बनना उसका भी ओरिजिन पॉइंट है, ऑर्गन बने तो उसका भी ओरिजिन पॉइंट था जाइगोट, जाइगोट से सेल्स बनी, सेल्स से पूरी बॉडी बनके तैयार हुई। समझ गए? तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हेडिंग डालो। In these organs, the production and maturation of lymphocyte takes place. In these organs, the production and maturation of lymphocyte takes place. The production and maturation of lymphocyte takes place. Ma'am, in these cells, yeah, in these organs, in these cells, in these organs, the production
in these organs, the production and maturation of lymphocyte cells takes place. The production and maturation of lymphocyte cells takes place. एग्जाम्पल बोन मैरो एंड थाइमस. एग्जाम्पल लिखो, बोन मैरो यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है, इसका एग्जाम्पल है बोन मैरो एंड थाइमस. बोन मैरो एंड थाइमस. बोन मैरो एंड थाइमस. नेक्स्ट नोटेबल पॉइंट लिखो, बोन मैरो इज द साइट ऑफ. नेक्स्ट नोटेबल पॉइंट लिखो, बोन मैरो इज द साइट ऑफ ब्लड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. बोन मैरो इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, कुछ भी लिख सकते हैं. मतलब formation of blood cells. Next, thymus is the bilobed organ. It is large during birth. It is large during birth. But gradually reduces in size, and becomes very small in puberty. नोटेबल पॉइंट लिखो, मैम ऐसे क्यों बी होता है मैम? lymphocytes are produced and क्या चीज, मैम वो रिड्यूस कर क्या जाता है उसका क्या चीज, साइज. कैसा, क्यों उसका साइज इसलिए रिड्यूस हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अडल्ट होते जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी इन कंपेरेटिव टू चाइल्ड वीक होती जाती है. हमारी रेजिस्टेंट पावर वीक होती जाती है. अभी आप लोगों की रेजिस्टेंट पावर हमसे ज्यादा है, हमारी आपसे कम है. मतलब आप लोग कुछ भी खा लोगे चलेगा, डाइजेस्ट कर लोगे. हम लोग का जो डाइट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है. ज्यादा ऑयली नहीं लेना है, ज्यादा फैटी नहीं लेना है, ज्यादा खाना नहीं खाना. आप लोग थोड़ा ज्यादा भी खा लो चलेगा. हमसे जो लोग बड़े हैं उनकी डाइट और लिमिटेड है, उसमें 2 रोटी खा लेंगे, दूध पी लेंगे, सो जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके पास अब डाइजेशन के लिए कैपेसिटी नहीं रह गई है कि अगर उनको इंडाइजेशन भी हो जाए तो कोई दवा खाए तो असर कर जाए. तो डे बाय डे बॉडी डिक्रीज, बॉडी में तो मैम डिग्रेडेशन हो रहा है. आपका थाइमस और हमारे थाइमस में आपका छोटा है, नहीं छोटा होगा. हाँ छोटा होगा, नहीं छोटा है इसलिए क्योंकि जब आप छोटे थे, यानी आपकी छोटी बहन या भाई होगा, उसका थाइमस का साइज आपके कॉम्परेटिव में बड़ा होगा. उसकी इम्यूनिटी आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी. वो गिरेगा पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोए धोएगा, उसके बाद मस्त रहेगा. आपको चोट लग जाएगी, अब आपको कमर में दर्द फील होने लगा है, आपको हेडेक फील होने लगा है. क्यों? क्योंकि यही तो डिनोट कर रहा है कि हम प्रोग्रेस कर, मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है. तो हमारी ग्रोथ होने के साथ साथ हमारी कौन सी चीज वीक होती जा रही है, यही तो डिनोट हो रहा है कि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं, यानी ये Yes, कैसे ma'am. पता चलेगा कि अब हमारी एजिंग आ गई है. अगर सारे ऑर्गन प्रॉपर टिल द बर्थ तक वर्क करते रहे तो हमको ये कौन डायग्नोज करवाएगा कि अब हमारी एज हो गई है? ये कौन डायग्नोज कराएगा? जैसे आप लोग दौड़ लेते हो, उठ लेते हो, खा लेते हो, पी लेते हो, रफ एंड टफ लाइफ स्टाइल में सो लेते हो. लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मम्मी पापा की लाइफ स्टाइल रिस्ट्रिक्टेड हो गई है. अगर उनको सुबह दूध पीना है तो दूध ही पियेंगे, उसके बाद कुछ नाश्ता नहीं लेंगे. 2 रोटी खाना तो 2 ही रोटी खाएंगे. बाबा दादी को देखा होगा तो वो और रिस्ट्रिक्टेड है. उनको एक लिमिटेड तरीके से दूध रोटी देना है, सब्जी रोटी देना है, या ज्यादा स्पाइसी. वो लोग पिज्जा बर्गर खा के नहीं जिंदा रह सकते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है. उनको अगर वो गिर जाए तो उनकी हड्डी जल्दी नहीं जुड़ेगी. बच्चा जुड़ जाए उसकी हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी, एक बार को प्लास्टर भी नहीं चलाना पड़ेगा. आप लोग गिर जाओगे, हम लोग गिर जाएंगे, आप लोग गिरोगे, हमसे जल्दी आपका कवर होगा.
हम गिर जाएंगे तो उनसे जल्दी हमारा कवर होगा, लेकिन अगर वो गिर जाएंगे तो उनका कवर ही नहीं होगा। यानी अब वो एडोलेसेंस की तरफ आ गए हैं। कोई 65 70 और 65 ईयर्स की एज में गिरता है। लोग कहते हैं ना बुढ़ापा है, गिर जाओगे तो हड्डी जुड़ेगी भी नहीं, ये कहते हैं ना लोग, कहावत कहने लगते हैं। यस मैम। थोड़ा संभल के चलो, बुढ़ापा है वरना हड्डी जुड़ेगी भी नहीं। वो एक्चुअल में वो मजाक में कहते हैं, लेकिन ये होता हकीकत है, क्योंकि कैल्शियम कहीं बन तो रहा नहीं। बस हम जितना खा पाएंगे, और खाएंगे तो दिन में एक टेबलेट ना, ऐसा तो नहीं पूरी डिब्बी उठा के खा लेंगे। और अगर खा लेंगे तो बोन बनने के लिए उतनी सफिशियंट नहीं है, क्योंकि वो तो पहले रिकवरी करेगी ना, बॉडी में कहाँ कमी है तो उसमें चली जाएगी। इसलिए डे बाय डे ये हमारी बॉडी का, जैसे पहले हम छोटे जो सुंदर लगते थे, बड़े हुए तो थोड़ा ठीक ठीक अजीब टाइप का चेहरा बना, फिर और बड़े हुए तो थोड़ा अजीब लगने लगे, और बड़े हुए मोटे हो गए। फिर जब अब ये मोटापे से जब नीचे की तरफ जा रहे हैं, 40 45 क्रॉस कर रहे हैं, तो रिंकलिंग आ रही है, तो हम लोग बुढ़ापे में भी झूल रहे हैं एकदम। और जब 50 65 क्रॉस कर गए, 65 क्रॉस कर गए, तो अब कुछ नहीं बचा, ढोला ढक्कन बचे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं। मतलब ब्यूटी वही, उस दिन भानु ने पूछा था ना कि ड्रग्स ब्यूटी का मेन कॉज है, तो वो बस ब्यूटी भी खत्म, बस दिखने की है। फेशियल करा लिया तो जवान लगने लगेंगे, वरना बुढ़े ही लगेंगे। बस समझ गए? तो ये बता रहा है एजिंग। ये हम लोगों की बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। हम लोग, बच्चे का हार्ट बीट जो होता है 110 पर मिनट होता है, हमारा 72 टाइम्स होता है। जो ओल्ड एज हो गए उनका और रेट कम हो जाता है, 60 से 65 या 55 इतना ही रह जाता है। यस मैम, आ बात गया। समझ रहे हैं? सारे ऑर्गन हमारे डिस्फंक्शनिंग है ना, शो करने लगते हैं, सारे ऑर्गन डिस्फंक्शनिंग शो करेंगे। इसी का नाम है एजिंग, इसी का नाम है मैच्योरिटी। अगर हम कहते हैं आप बड़े हो गए बट आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी का मतलब क्या? थॉट्स का सोचने का तरीका ही तो है मैच्योरिटी। क्या हम डेवलप नहीं हुए, क्या हम बड़े नहीं हुए, लेकिन सोच में उतना बड़प्पन नहीं है जितने हम बड़े हो गए हैं, तो दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग मैच्योरिटी नहीं है, यानी इमेच्योरिटी है। और हम लोग जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे, हम लोग की बातों का तरीका बदल जाएगा। आप किसी प्रोफेशन में बैठ जाएंगे तो उस समय आपका तरीका और बदल जाएगा। आपको 10 लोगों को हैंडल करना तो तरीका और बदल जाएगा। ये बदलते बदलते एक दिन क्या हो जाएगा, अभी आप लड़ते हो और कल आप बिल्कुल शांत रहोगे, लोग आपको सुना के थक जाएंगे और आप चुप रहोगे। बात समझ गए? बात इतनी समझ में यस आ मैम, रही है आ नहीं आ गया। रही है? नेक्स्ट लिखो, थाइमस is a bile of the organ. It मैम is ये लिख last लिया during हमने। birth. हाँ, लास्ट ड्यूरिंग बर्थ ये लिख लिया ना। अब नोटेबल पॉइंट लिखो, बी lymphocytes आर प्रोड्यूस्ड, बी lymphocytes आर प्रोड्यूस्ड एंड मेच्योर, बी lymphocytes आर प्रोड्यूस्ड एंड मेच्योर, produced and mature in bone marrow. B lymphocytes are produced and mature in bone marrow. B lymphocytes are produced. B lymphocytes are produced and matured in bone marrow. Bone marrow. T lymphocytes are produced. T lymphocytes are produced in bone marrow, but mature in thymus. T lymphocytes are produced in bone marrow. तो मैम बी कहाँ बनती है? बी बी बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, मेच्योर हो रही है बोन मैरो में, प्रोड्यूस भी हो रही है वही। अच्छा और अच्छा टी बन रही है बोन मैरो में, लेकिन मेच्योर होने के लिए थाइमस में जा रही है। यानी एक जो होती है ना हेल्पर सेल, वो बी लिम्फोसाइट के सारे काम में हेल्प करेगी, यानी असिस्टेंट है। मान लो, जैसे मान लो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम तो देख नहीं सकते हो, तो आप सिर्फ हेड हो, बाकी आपने एक असिस्टेंट रखा है। हर जगह देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टर का चमचा होता है ना। बात समझ रहे हो? एक डायरेक्टर के पीछे पीछे हर काम को मेंटेन कर, दैट इज नोन एज असिस्टेंट। यानी जो मैसेज कन्वे होना होगा उसी उसी को कहेंगे असिस्टेंट। यानी हमारी बॉडी है, हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे तो हम अकेले तो चला नहीं सकते हैं, हमारा इतना बड़ा बॉडी है, उसको चलाने के लिए कई सिस्टम इन्वॉल्व है, कई ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो सोचो किसी चीज को चलाने के लिए हमारे लिए भी कोई लोग रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए। तो जो काम आप करते हो, ऊपर का मैसेज नीचे आता है कई असिस्टेंट से होता हुआ, तब आपको मिलता है। बात समझ गए?
बात समझ रहे हो? तो जो टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल है ना, वो बी के हर काम में हेल्प करती है, बस लगी रहती है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, हम साथ में खड़े रहे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये काम सही हो जाएगा। बात समझ रहे बच्चों? यस मैम। बच्चों कहाँ चले यस गए सब? मैम। बात समझ में आ रही है कि हमारा एक मेन हेड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम को हेल्ड करना है, उसको पता है कि ये काम होना है, लेकिन उसको ये मैसेज, जैसे नैको है, नैको एक ऑर्गेनाइजेशन है तो नेफ्रेनथाइमस, और टी लिम्फोसाइट क्या मैंने हेल्पर देख है। लिया। देख लिया? अब नेक्स्ट लिखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, बोर्ड्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है? लिखो, इट इज द साइट वेयर प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस। लिख लिया? It is a site where proliferation and differentiation of lymphocyte takes place. बात सुन रहे हो? सुन रहे हो? यस मैम, हो गया। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मैच्योर्ड lymphocyte migrate to these organs. The mature lymphocyte migrate to these organs. एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, माल्ट, एंड मैम अपेंडिक्स। ये माल की फुल फॉर्म है कोई कि मैम को क्या आपने कैपिटल में लिखा है ना इसे? हाँ, इसका फुल फॉर्म है। और मैम वो लास्ट वाला क्या है? एंड पेयर्स पैचेस, माल्ट एंड अपेंडिक्स। ओके मैम। माल्ट एंड अपेंडिक्स। मैम ठीक है? वही अपेंडिक्स तो मैम उसके लिए नहीं होता डाइजेशन के लिए वो सेल्यूलोज का? नहीं, तब होता था जब उन लोगों की बड़ी हुआ करती थी, तब होता था जब उन लोगों की बड़ी हुआ करती थी, उन लोगों में। हम लोगों में तो कोई यूज है नहीं। यस मैम। ठीक है? और मैम अब ये देखो पेज पैचेस स्प्लीन, का है? पेज, ओके ओके इस ओके टाइम ओके। में स्प्लीन लिखो, स्प्लीन, हेडिंग लो स्प्लीन। लिख लिया? इट इज अ रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन फीटस। इट इज अ रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन फीटस। क्या मैम? इट इज अ रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन फीटस। इट इज अ रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इन फीटस। इरिथ्रोसाइट्स इन फीटस। It is a reservoir of erythrocytes in fetus. हो गया मैम। Next लिखो lymph nodes. Lymph nodes. मैम ये हमारे में नहीं आता स्प्लीन का काम? नहीं, हमारे में भी है। ये ब्लड और सॉरी लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स को अपने पास रखता है।
हमारे यहाँ ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड Yes, ऑफ ma'am. ह्यूमन बॉडी यही है। जितनी जाती है वो सब इसी में जाती है, इसमें मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, ये इनको फीड कर लेती है। स्प्लीन का फॉर्मेशन मैक्रोफेजेस से हुआ है, मैक्रोफेजेस फीड कर लेती हैं डेड आरबीसी को, इसीलिए ह्यूमन के केस में मतलब अडल्ट के केस में इसको बोलते ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी। Okay, ma'am. बात समझ गए? नेक्स्ट लिखो लिम्फ नोड्स, हो गया? lymph nodes, it is responsible for activation and differentiation of lymphocytes. It is responsible for activation and differentiation of lymphocyte, activation and differentiation of lymphocyte and cause lymphocytes and cause immune system and cause immune system and cause immune system, cause immune system. Next, mucosal associated lymphoid tissue, MALT, mucosal Ma'am, associated lymphoid, मैम ये lymph nodes क्या होते हैं? क्या चीज? मैम ये lymph nodes चीज क्या बेटा? होते हैं? लिम्फ नोड पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में पॉइंट पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉन्सिल्स, ये लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स निकल रही हैं। पेयर्स पैचेस, ये लिम्फ नोड्स हैं। स्प्लीन, ये लिम्फ नोड्स हैं, मतलब लिम्फोइड ऑर्गन है, तो अगर हम स्प्लीन का स्ट्रक्चर देखें तो लिम्फ नोड की तरह वर्क करेगा, वो लिम्फ नोड की तरह वर्क करेगा, पेयर्स पैचेस जो होगा। अच्छा, बस समझ गए? ओके मैम। उसके बाद लिखो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बाकी लोग आ गए कि नहीं आए? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, हो गया? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू देखो, इट इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ, it is located within the lining of, it is located within the lining of, it is located within the lining of response, sorry, lining of respiratory, digestive, lining of respiratory, digestive and respiratory tract, lining of respiratory, digestive, respiratory, digestive and urinogenital tract, and urinogenital tract, urinogenital tract, यूरिनोजेनिटल ट्रैक। लिख लिया? हाँ आशना बोलो, हाँ हाँ बोलो 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 आशना। बोलो आशना। बोलो बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आई, पहले नहीं आ रही हाँ थी। मैम, ये रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, उसके बाद मैम वो मेरा नेट चला गया मैम, प्लीज बता दीजिए। हाँ, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक समझ रहे हो? ये मेल की बात हो रही है। यस मैम, यूरिन क्योंकि और यूरेथ्रा। फीमेल में तो या तो यूरिनरी होगा, हाँ फीमेल में या तो यूरेथ्रा होगा या तो जेनिटल होगा, लेकिन जो मेल है उसमें यूरिनोजेनिटल ट्रैक होगा, क्योंकि दोनों सिस्टम कलेक्टिवली मैच कर रहे हैं। समझ गए? लिम्फोइड ऑर्गन समझ में आ गया?
इम्यून सिस्टम वाली बात समझ में आ गई यस कि मैम। प्राइमरी तो मैम लिम्फोइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैम ये आपने अलग अलग ऐसे अलग अलग क्यों बताया, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू अलग क्यों बताया आपने इसे? हमने इसलिए अलग बताया कि जैसे लिम्फ नोड्स में सेकेंडरी लिम्फ नोड्स में लिखा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो लिम्फ नोड स्प्लीन है वो क्या काम कर रहा है। बात समझ रहे हो? प्राइमरी ने तो अपना अपना काम कर लिया, यस मैम। लेकिन जो सेकेंडरी है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और वो कौन कौन से काम कर रहा है। जैसे आपने देखा हमारा म्यूकस कोटेड रहता है, तो वहां पर भी लिम्फोइड यस टिश्यू मैम। है। जहां पर भी म्यूकस है वहां इन्फेक्शन जल्दी होगा, जहां पर भी म्यूकस है वहां इन्फेक्शन जल्दी होगा। आपने अगर 11th में पढ़ा हो तो हम लोगों की एलगी और पंजाई उस एरिया में लगती थी जब जैसे नाली है वहां पर साबुन पानी डाला हुआ है, पानी अगर सूख नहीं रहा है और गंदगी पड़ी हुई है तो वहां काई लगने लगती है, और जब काई लगती है तो पैर स्लिप करता है, यानी उसकी चारों तरफ भी म्यूकस कोटिंग होती है। जब बॉडी में यस फंगल मैम। इन्फेक्शन होता है, सपोज दैट डैंड्रफ हो रही है, तो डैंड्रफ अगर आप जल्दी जल्दी सिर धोइए तो डैंड्रफ नहीं होगी। डैंड्रफ कब होगी? या तो आप दूसरे का कॉम भी यूज कर रहे हैं, कॉम्युनिकेबल है तब। डैंड्रफ कब होगी? जब आप ऑयल लगाए हुए हैं और पसीना आ रहा है आपको, तब, क्योंकि ऑयल है चिपचिपा, पसीना भी आ गया चिपचिपा, अब ऑयल पड़े बाल सूखेंगे है नहीं। यस मैम। दूसरा इन्फेक्शन तब होगा डैंड्रफ का जब आपको पसीना बहुत ज्यादा आ गया हो और आपने बाल देर से धोए हो, यानी उसको कुछ एनवायरमेंट मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, धूप में जाते हुए हीट होता है, तेल लगा हुआ है, बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, फंजाई ग्रो कर रहा है। हम हमको बॉडी में इन्फेक्शन कब हुआ? जैसे कहीं कहीं फोल्ड की जगह में, नेक की जगह पे हुआ, जैसे हम नहा रहे हैं और नहाते वक्त हमने सही से नहीं नहाया, तो जो पाउडर दिन में लगाया है, टेल्क लगाया है, बॉडी लोशन लगाया है, वो सब यहाँ जमा हुआ है, स्वेट भी आ गया, वो भी जमा हुआ, तो बार बार स्वेटनिंग हो रही है तो इचिंग होगी, रेसेस पड़ेंगे, रेसेस के चारों तरफ इन्फेक्शन होने लगेगा, ये फंगल इन्फेक्शन हो गया। इसको हम लोग वो यस बोल रहे थे मैम। खुजली हो गई, इचिंग हो गई, जो डर्मोफाइटॉन से हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से बॉडी में हम लोगों का एसटीडी हुई, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सिफिलिस और गोनोरिया हुई। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन्फेक्टेड क्यों हुए? क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है म्यूकस कोटेड है, वो एरिया कभी ड्राई होता ही नहीं है, वहां म्यूकस का ग्लैंड प्रेजेंट, पर मैम अभी वहां आपने इन्फेक्शन बताया हो। ना कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, तो मैम अगर वहां पे हाँ, म्यूकस भी है तो मैम वहां पे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भी तो है मैम, तो वो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तब तक इम्यूनिटी बढ़ाएगा जब तक हम अपने आप को इम्यून रखेंगे, तब तक वो इम्यूनिटी से लड़ता रहेगा। जैसे हमारे पास इम्यून सिस्टम है, लेकिन फिर भी हमको फूड पॉइजनिंग हो रही है ना, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, यस मैम। इतने सारे इम्यून इम्यून सिस्टम लगे हुए हैं, इतने सारे ऑर्गन लगे हुए हैं, लेकिन अगर घर में किसी को जुकाम है तो सबको होगा, घर में यस अगर किसी मैम। को वायरल फीवर हो तो सबको होगा। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम की एक लिमिट है, यानी हमारी एक लिमिट है कि हम कब तक काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उस लिमिट से ज्यादा आप इन्वायरमेंट वैसे में रह रहे हो तो अब हम कुछ कर सकते नहीं है। हम कब तक प्रिवेंट करेंगे? प्रिवेंशन देन, कहते ना, प्रिवेंशन देन क्योर। हम तब तक बच सकते हैं जब तक हम डिसीज के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर हम डिसीज पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं तो हम अपने आप को बचा नहीं सकते। जैसे सब कुछ डेवलप है, इम्यून सिस्टम भी डेवलप है, फिर भी पेट में दर्द हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो यानी हमने कुछ ऐसा किया है जब इम्यून सिस्टम हमारा वर्क नहीं कर पाया और यस इन्फेक्शन मैम। हो गया। समझ गए? सब कुछ है। अब जैसे यस मान लो मैम हो गया। म्यूकोसा है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक है, लेकिन यूरिनोजेनिटल ट्रैक में इचिंग होना, रैसेस पड़ना, वहां इन्फेक्शन होना होता है कि नहीं होता है? क्या सब लोग गंदे ही रहते हैं? यस गंदे मैम। नहीं रहते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा वहां पे मॉइस्ट है, ड्राइनेस हो नहीं पा अच्छा रही है, मैम, वो जैसे वो कहते हैं कि वो पैर में अगर ज्यादा वो फंगस होती है और उसे धो दो तो और बढ़ जाएगी, वो उसे और बढ़ ड्राई जाएगी। रखा क्यों? करो। क्योंकि अब जैसे उंगली का निशान है, उंगली बनी होती है ऐसे ऐसे करके, फिंगर्स बनी है, तो दो फिंगर्स के बीच यस में जगह, मैम। और पैरों की उंगलियों में देखा होगा, पैर की उंगली ऐसे मुड़ी रहती है। अगर आपने यहाँ पर कोई चीज पहन रखी है या पानी, आप कंटिन्यूस पानी में रहते हो, तो जब पैर पोछोगे तो उंगली एक एक करके ऐसे ऐसे पोछोगे, कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, लेकिन यस मैम। पोछना पड़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से, इसलिए क्योंकि ये जो पानी यहाँ रुकेगा ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये फंगल इन्फेक्शन कॉज कर लेगा। जिन लोगों के पैर नहीं फट जाते हैं, बहुत दर्द करने लगते हैं, यस स्किन निकलने मैम। लगती है, वो ऐसे ही तो है, क्योंकि ये डिजाइन जो बनी हुई है इनमें पानी रहेगा, तुम कंटिन्यूस हाथ को गीला रखो, हाथ को गीला रखो, हाथ पोछो ही नहीं, तो हाथ में यही
स्वेटिंग आ रही हो, वो हाथ पोछे ही नहीं, हाथ धोए नहीं, कभी सैनिटाइज करे ही नहीं, तो इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा? बस समझ यस गए? मैम, हो हमारे पास जाएगा सब कुछ है, हमारे पास ये। हम हमारे पास इम्यूनिटी है, हमारे पास रेजिस्टेंट पावर है, लेकिन उन सबका एक रिस्ट्रिक्टेड वर्क है कि वो उसी लिमिट तक वर्क कर सकती है। जैसे आपने गोलगप्पे खाए इस मौसम में, या मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो सबसे पहला इन्फेक्शन आपको गले में हो जाएगा। आप गोलगप्पे या आइसक्रीम खाते हैं तो गला दर्द करेगा, क्योंकि गले में लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है। पहला उसने बता दिया कि आपने कुछ गड़बड़ कर लिया है। जैसे मान लो ये उत्तरा चढ़ी का मौसम हो रहा है, सर्दी सा गर्मी सा, इसमें आप चल चल के गए और आपको गर्मी लग गई, लेकिन मौसम तो गर्मी का है नहीं, और उसमें आपने आइसक्रीम खा ली, तो सबसे पहला दर्द होगा गले में। पेट में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि गले में लिम्फोइड ऑर्गन है। वो इन्फेक्शन शो कर दे रहे हैं कि आपने कुछ गड़बड़ किया है बॉडी के साथ। आप गोलगप्पे खा लेते हैं तो गले में दर्द होता है, कोई भी चीज खा लेंगे, एंट्री पॉइंट तो यही है। और एंट्री पॉइंट का जो चपरासी है वो लिम्फोइड ऑर्गन है, प्योन। वो प्योन ही बता देगा कि अंदर कोई गड़बड़ पदार्थ गया है। अब अगर बॉडी में पेन होता है या स्टमक पेन होता है, तो ये आप रिस्पॉन्सिबल है, उसने पहले इंडिकेट कर दिया कि गड़बड़ हो रहा है। अब अंदर कुछ होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए? यस मैम, आ गया। आ गया ना? अब जरा देखो इम्यूनिटी। अब हम कहेंगे इम्यूनिटी किस किस टाइप की होती है, तो लिम्फोइड ऑर्गन हो गए, लिम्फोसाइट सेल्स हो गई। कैसे बनता है यस लिम्फोइड मैम। ऑर्गन, ये वाली बात समझ आ गई। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का नाम याद रखना, माल्ट का नाम याद रखना। माल्ट कभी कभी लिखते हैं तो ये लगता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिया हुआ टॉपिक है, लेकिन एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिया हुआ टॉपिक नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिया हुआ टॉपिक नहीं है। बात समझ गए? उसके बाद जरा यस देखो, मैम। अब आ जाओ इम्यूनिटी पे। इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट, हेडिंग डालो सेंटर हेडिंग, इम्यूनिटी। It is the ability of body to protect itself from, it is the ability of body to protect itself from infection and disease, itself from infection and disease, from infection and disease. It is varies from person to person. हर एक बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, ये वेराई करती रहती है पर्सन टू पर्सन। इट वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। जैसे कौन कितना रेजिस्टेंट है, ये डिपेंड करता है उस पर्सन की एबिलिटी पे, ये डिपेंड करता है उस पर्सन की एबिलिटी पे कि कौन कितना रेजिस्टेंट है। हो सकता है किसी चीज के लिए आप बहुत रेजिस्टेंट हैं और हम उतने रेजिस्टेंट नहीं, हमको डिसीज हो जाती है फट से, तो मेरी इम्यूनिटी वीक है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इम्यूनिटी वीक है हमारी? हम ऐसे ही ना आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरी इम्यूनिटी वीक है। बात समझ लो बच्चों? यस मैम। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनिटी possessed by the body, on the basis of immunity possessed by the body, मैम ऑन द बेसिस, on the basis of immunity possessed by the body, on the basis of immunity possessed by the body, immunity is divided into two types. No, sorry, possessed by the body। उसके बाद हेडिंग डालना आप लोग, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी लिख लिया? इसमें लिखो इननेट, फर्स्ट हेडिंग डालो इननेट, इन ब्रैकेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या मैम, क्या है स्पेलिंग मैम, प्लीज स्पेलिंग बता दीजिए। फर्स्ट हेडिंग है इननेट, आई
INNATE, इनेट। इसको ब्रैकेट में लिखो नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक। इनेट का मतलब होता है बीइंग बर्थ। इनेट का मतलब होता है बीइंग बर्थ, जो इम्यूनिटी है मैम ये जो that is बचपन known से as- मिली है। हाँ, जो बचपन से, जिसके लिए हम लोग रेजिस्टेंट है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंट हैं, जो बचपन से रेजिस्टेंट पावर है, दैट इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी। दैट इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी। It is present at the time of birth. It is present at the time of birth. It is present at the time of birth. At the time of birth. They are called the first line of defense. They are called the first line of defense. They are called the first line of defense. मैम ये क्या First फर्स्ट लाइन ऑफ line, डिफेंस? यानी सबसे पहला डिफेंस इम्यून सिस्टम क्या आया? जो बीइंग बर्थ हुआ वही तो सबसे पहला इम्यून सिस्टम हुआ। जो हमारे पास बीइंग बर्थ अच्छा। इम्यूनिटी है, वो सबसे पहली इम्यूनिटी है। तो अगर हम कहें कि हमारी बॉडी में डिफेंस पावर सबसे पहली कौन सी है, तो वो है इनेट इम्यूनिटी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है? यानी बच्चों का सबसे पहला स्कूल क्या है? घर। अगर हम लोग बच्चों को देखें तो सबसे पहला ओके। स्कूल क्या है? घर। हम लोग जो कुछ सीखते हैं वो घर से सीखते हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी स्कूल। सेकेंड लाइन ऑफ स्कूल। डिफेंस स्कूल। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अपने सीनियर्स। बात समझ गए? यस मैम। क्यों? क्योंकि जो अच्छा बुरा जो भी बिहेवियर है वो आपका बीइंग बर्थ आएगा। बीइंग बर्थ आएगा और वो कौन देगा? घर से मिलेगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ स्कूल यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोगों का हो गया कौन सा? ये इनेट इम्यूनिटी। समझ गया? यस मैम। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लिखो। इट प्रोवाइड बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स। इट प्रोवाइड्स बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स। मैम ये उसमें ही लिखा ना इनेट में। हाँ, इनेट में ही लिखना है। इट प्रोवाइड्स बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स into our body. Foreign agents into our body. Foreign agents into our body. Into our body. Clear? It consists 4 types of barrier. It consists 4 types of barrier. It consists 4 types of barrier. 4 types of barrier. Four types of barrier. Example: skin and mucus coating of the. Example: skin and mucus coating of the respiratory. हाँ, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर में पहला डालना फिजिकल बैरियर। पहला हेडिंग डालना फिजिकल बैरियर। 4 टाइप्स ऑफ बैरियर है इसमें, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये सारे आ जाएंगे। मैम एक बात, ये जो मैम ये फिजिकल, फिजिकल बैरियर, मैम ये जो टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं, तो मैम ये हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए या फिर ओवरऑल जो हमारी पूरी उसमें लाइफ की वो है बैरियर्स वो हैं ये? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जो बैरियर वो पूरी लाइफ रहेंगे ना। जो बचपन से हमको दे दिया गया वो तो जिंदगी भर रहेगा। जैसे स्किन अगर दे दी गई तो स्किन जिंदगी भर रहेगी ना। म्यूकस अगर दे दिया गया तो म्यूकस रहेगा ना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो बैरियर यूज हो रहे हैं वो बैरियर होल लाइफ के लिए। ऐसा तो नहीं हमारा फिजिकल बैरियर स्किन कहीं चला जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में म्यूकस कहीं चला जाएगा, रहेगा सब। तो जो हमारे पास है पहले से, जो बचपन से दिया हुआ है वो तो रहेगा ही, अगर हमको कोई नुकसान नहीं होता है तो।
अगर हमको कोई नुकसान होता है तो नो डाउट वो चला जाएगा। जैसे मान लो कि घर में पहले से प्रॉपर्टी हो आपके पास, तो वो तो रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आप उसको मेंटेन रखोगे। ये बात भी तो है। हमको बीइंग भगवान ने बहुत अमीर बना दिया, तो ये हमारी अमीरी तब तक चलेगी जब हम प्रेजेंट अपना अच्छा करें तो फ्यूचर अच्छा रहेगा। अगर हम ये सोचे अरे ये बहुत है, अरे ये बहुत है, तो एक दिन ये बहुत खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप ये सोच लें कि हम तो रेजिस्टेंट हैं, तो हम सीवेज में कूद जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे अंदर लड़ने की ताकत है, SER है, तो हम सल्फास खा लें तो ऐसा भी नहीं है। हर एक इंसान का अपना एक लिमिट है, वो उस लिमिट तक वर्क करेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, उसकी लिमिट उतनी ही है। तो जो हमारे फिजिकल बैरियर बचपन से बने हैं, जो बचपन ने दिए हैं, वो हमारे बीइंग बर्थ से लेकर टिल डेथ तक बने रहेंगे। उनमें कोई घटा बड़ी नहीं होगी। हाँ, हमारी रेजिस्टेंस पावर गड़बड़ सकती है, लेकिन उन लोगों का काम और उन लोगों की सिचुएशन एक ही रहेगी। बात समझ गए? यस मैम। इतनी बात क्लियर हो रही है? यस कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो मैम। लिखो, फिजिकल बैरियर में लिखो एग्जांपल, स्किन एंड म्यूकस, स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, skin and mucus coating of respiratory, gastrointestinal and urinogenital tract. प्लीज धीरे। म्यूकस कोटिंग ऑफ Mucus coating of respiratory, gastrointestinal, gastrointestinal and urinogenital tract. And urinogenital tract. Prevent the entry of microbes. Prevent the entry of microbes in our body. Prevent the entry of microbes in our body. अब heading करो physiological barrier. Physiological barrier. Physiological barrier. और इसको लिखेंगे हम लोग कल, ठीक है? यस मैम। और मैम 12 के हम अभी ज्वाइन करें या बाद में? नहीं नहीं, अभी अभी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके।